गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अप्लाइड फिज़िक्स 1 के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग यूनिट 5 हीट एंड थर्मोमेट्री के सब टॉपिक 5.3 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ाने जा रही हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यह लॉ न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो क्या लॉ दिया गया और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस नियम के अनुसार किसी पिंड के ऊष्माहास की दर, या आप कह सकते हैं कि किसी पिंड के ठंडे होने की दर उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। अर्थात कि कोई पिंड कितनी तेज़ी से ठंडा होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पिंड का स्वयं का ताप तथा सराउंडिंग एनवायरनमेंट या वातावरण का या मीडियम का जो ताप है, उन दोनों के ताप में अंतर कितना है। जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी ही तेज़ी से वस्तु का तापमान घटेगा या वस्तु उतनी तेज़ी से ठंडी होगी। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में कम है तो उतने ही धीरे धीरे वस्तु ठंडी होती है। वस्तु के ठंडे होने की दर को ही हम ऊष्माहास की दर भी कहते हैं। न्यूटन का यह नियम कई जगह काम आता है, जैसे जल हीटर में या जब गर्म पानी पाइप में होता है तो इस नियम से हम यह निकाल सकते हैं कि यह पानी कितनी समय में ठंडा हो जाएगा या ठंडा होने में कितना समय लेगा। इस नियम को लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं, तो वह शर्तें क्या हैं? मुख्यतः ये 2 शर्तें हैं जो पूरी होनी ज़रूरी है, तभी हम न्यूटन के शीतलन का नियम लागू कर सकते हैं। पहली शर्त ये है कि वस्तु से ऊष्मा हानि केवल और केवल ऊष्मीय विकिरण विधि द्वारा ही होनी चाहिए। यानी वस्तु से जो हीट लॉस हो रहा है विकिरण के रूप में ही होना चाहिए, ऊष्मीय विकिरण के रूप में ही होना चाहिए। किसी अन्य विधि से ऊष्मा का ह्रास नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू किया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि स्वयं वस्तु का तथा वातावरण दोनों के ताप के मध्य जो अंतर है वह कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तापांतर होगा तो यह नियम लागू नहीं होता है। यदि किसी वस्तु का ताप T तथा उस वस्तु को खुले में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए तो वहाँ उस वातावरण का ताप यदि T0 है तो न्यूटन के शीतलन के नियमानुसार वस्तु के ठंडे होने की दर -dq/dt उस वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर यानी तापांतर T-T0 के समानुपाती होती है। अर्थात -dq/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू T-T0। यहाँ माइनस साइन यह इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ऊष्मा का मान घटेगा, इसलिए यहाँ माइनस का साइन है। ये ऊष्मा के ह्रास की दर है -dq/dt जो तापांतर के समानुपाती होती है T-T0 के। इसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। यदि हम समय और ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह पाते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे वस्तु का ताप कम होता जाता है या टेम्परेचर डाउन होता जाता है, या यूँ कहें कि वस्तु ठंडी होती जाती है। तो आप देख रहे हैं शुरू में थोड़ा तेज़ी से ठंडा होता है
बाद में धीरे 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 होता है और लास्ट में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा समय गुजरने के बावजूद भी बहुत ही कम ताप में अंतर आता है। इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि समय के साथ वस्तु का ताप घट रहा है और यदि वस्तु का ताप वातावरण के ताप के बराबर हो जाता है तो ऊष्मा संचरण का उत्सर्जन रुक जाता है। या आप कह सकते हैं कि वस्तु कब तक ठंडी होती रहेगी, जब तक वस्तु का ताप वातावरण के ताप के बराबर ना हो जाए। जैसे ही वस्तु का ताप वातावरण के ताप के बराबर हो जाएगा तो वस्तु के ठंडे होना रुक जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि ऊष्मा का उत्सर्जन या संचरण रुक जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूटन का शीतलन नियम। आपकी अप्लाइड फिज़िक्स लेबोरेटरी में भी इस नियम पर आधारित एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम अपनी लैब क्लास के ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस पर निर्धारित जो एक्सपेरिमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का वह किस प्रकार कार्य करता है और उससे कैसे रीडिंग लेते हैं और उसमें हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो उसमें भी जो हमें परिणाम प्राप्त होगा वो यही परिणाम प्राप्त होगा। उसमें भी हम यही देखेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस वस्तु का ताप घटता जाता है। शुरू में तेज़ी से घटता है और फिर थोड़ा धीरे धीरे और अंत तक आते आते बहुत ही स्लो के साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कर्व आपको मिलता है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।